स्वागत, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ हैं, समीर चौगामकर साहब, अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब जरा हम बात कर लें हरियाणा के इलेक्शन की, जहां कल वोटिंग होनी है और इस चुनाव बहुत शिद्दत के साथ हर पार्टी ने लड़ा है, हर नेता ने लड़ा है। राहुल गांधी ने यहाँ खूब प्रचार किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ा देर से आई चुनाव में, कम रैलियां सभाएं उन्होंने की, लेकिन राहुल गांधी भी देर से आए थे, लेकिन उसके बाद वो हर दिन हरियाणा में गए, सभाएं भी की, रैलियां भी की और रोड शो भी उन्होंने वहां जाकर के निकाले हैं। दूसरी ओर जो दूसरा खेमा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन तमाम लोगों ने अब माहौल बनाने की कोशिश की है। जो मोटे मोटे इश्यूज रहे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ है, तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से हटाना, उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को लाना, ये वहां पर इस बात को भुनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी अपने 9-9.5 साल के मुख्यमंत्री को ही एक्नॉलेज नहीं करना चाहती है, उनका काम नहीं बताना चाहती है। किसानों की नाराजगी की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जाटों की नाराजगी की बात खूब की जा रही है, जाट आंदोलन भी हुआ था। अब दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सारे लार्जर मुद्दे उठाए कि भाई जम्मू कश्मीर में हमने 370 हटा दिया, आपके यहाँ से हर गांव का बच्चा सीना में जाता है, पूछिए कि हरियाणा को ये फैसला कितना पसंद आया। इसके अलावा जो नायब सिंह सैनी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सीधा वार करते हैं कि याद कीजिए उनका दौर कैसा था, खर्ची पर्ची की सरकार लौट आएगी, दलालों की और दामादों की सरकार लौट आएगी। ये डायलॉग भी खूब चला कि दलाल और दामाद ये एक बार फिर हावी हो जाएंगे इस सरकार पर, यानी रॉबर्ट वाड्रा हावी हो जाएंगे सरकार पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूर्व की सरकार में ऐसी बातें होती रही। बहरहाल अब तो वोट पड़ेगा तो पता चलेगा। हाँ, बीजेपी को एक बहुत बड़ी उम्मीद इस बात से है कि दलित समाज जो है वो उसकी तरफ आ गया है। उसको ऐसा लगता है कि कांग्रेस से वो नाराज है। 20-21% दलित हैं हरियाणा के अंदर, और आप कह सकते हैं कि वो इस बहुत हद तक तय करेंगे कि हरियाणा का चुनाव कौन जीत रहा है। अगर वो वाकई कांग्रेस से नाराज हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुमत के मार्ग के आसपास भी रह जाए अगर, तो बड़ी बात होगी। अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी का जो अभी जो लोग बताते हैं कि भाई ये लड़ाई में अभी चुनाव के करीब करीब पहुंचे हैं, कांग्रेस को टक्कर अभी दे पा रहे हैं, पहले ऐसा मामला नहीं था, तो वो हो सकता है कि उसको एक एज मिल जाए। लेकिन कल एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हुई। अशोक तंवर एक नेता है, इनको आम आदमी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ये बीजेपी में आए। अब ये बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे कल दोपहर तक, 1 बजे तक, और उसके तुरंत बाद ये जो है ये पहुंच गए राहुल गांधी के मंच पर। आप उनको देख रहे हैं, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा भी यहाँ पर थी, मंच पर नहीं थी, लेकिन सुप्रिया सुनील आपको दिख रही, उनको लेकर गई राहुल गांधी के पास। पिछले 5 सालों में ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस चारों में रह चुके हैं। चारों पार्टियां छोड़ के फिर ये घर वापसी करके अब कांग्रेस पार्टी में गए। दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं। अच्छा, इनके खिलाफ भी जो वहां दलितों को लेकर कि दलित कांग्रेस से नाराज है, जो माहौल बनाया जा रहा है, हुआ क्या था, कांग्रेस की एक सभा में जाति को लेकर के टिप्पणी कर दी गई थी, बहुत भद्दी टिप्पणी कुमारी शैलजा को लेकर के। उसके बाद वहां और नेताओं ने इनके खिलाफ भी बहुत कुछ बोला, मतलब कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगा कि वो कांग्रेस पार्टी के दलित नेताओं की खिलाफ बोल रहे हैं, या मतलब खिलाफ ही नहीं, मतलब उनकी जाति पर प्रहार कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद वो इस मंच पर आ गए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले हरियाणा में होता था आया राम गया राम, अब वहां पर है आया तवर गया तवर। आपको सुनाता हूं भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, इनके आने से क्या फायदा होगा, और मोहन यादव की बात आप सुनिएगा, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। दरअसल जब ये बीजेपी का प्रचार करके कांग्रेस की रैली में गए, उसके बाद इनको मोहन यादव के रोड शो में आना था, वो भी कल वहां प्रचार कर रहे थे, तो उनके रोड शो में नहीं पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के मंच पर पहुंच गए। शामिल हो गए, सबका स्वागत है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिनको जाना वो जाए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बना चुकी है, और हरियाणा की जनता समझदार है, वो फिर यहाँ भाजपा को जिताएगी। राइट, समीर जी क्या डिकोडिंग करी आपने हरियाणा चुनाव की? देखिए, तो अशोक तंवर की बड़ी चर्चा हो रही है आया राम गया राम की, तो वो जो किस्सा था वो किस्सा भी बता देता हूँ। हाँ, 1967 के वहाँ से हसनपुर के विधायक थे गयालाल, उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। एक दिन में बार पहले कांग्रेस में थे, फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर चले गए। तो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह थे, तो उन्होंने कहा था जो गयालाल थे वो गयाराम थे, वो अब आयाराम हो गए हैं, अब वो कांग्रेस से कहीं नहीं जाएंगे। तो तब से आयाराम से गयाराम
का वो नारा जो चला है वो पूरे देश की राजनीति में लागू होता है। देखिए, अशोक तंवर कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस परिवार से जुड़े रहे। उनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस अवंतिका, जो कांग्रेस के माकन परिवार से आती है, वो माकन परिवार की बेटी रही है, जिनका सिख चरमपंथियों ने जो हत्या कर दी थी 1984 में गोली मारकर पति पत्नी की, उनकी बेटी रही है। उनके साथ अशोक तंवर की शादी हुई है। उसके बाद भी जिस तरीके से उनको मान सम्मान कांग्रेस के अंदर मिला था, उसके बाद जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ के गए, अभी लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टियां बदली, तृणमूल कांग्रेस में चले गए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में लौट कर आए। 5 साल में 5 के करीब पार्टियां बदल चुके हैं वो। हालांकि कहा जाता है कि कुछ है, मतलब नेता का बेस होता है, ऐसा कुछ है इनके साथ, कुछ तो बेस रहा है उनके साथ। ऐसा नहीं, अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी बिना बेस के नेताओं को लेता नहीं है। लोकसभा का चुनाव भी आपने उनको लड़वाया है। अरे हाँ, कुमारी शैलजा, इंटरेस्टिंग बात है, उनका प्रभाव। कुमारी शैलजा से सिरसा में अभी ये चुनाव हारे हैं। हाँ, अभी लोकसभा हारे हैं ना। और ऐसी खबरें हैं कि कुमारी शैलजा ने इनकी पैरवी की सोनिया गांधी से पार्टी में आने के लिए। मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि कुमारी शैलजा ने की होगी। ठीक है, हुड्डा के जरूर विरोधी रहे, लेकिन अजय माकन की कहा जा रहा है कि बड़ी भूमिका रही है इसको लेकर आने में। और कह रहे हैं कि हुड्डा साहब को तो खबर भी नहीं थी कि आज ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर शैलजा पैरवी करती है तो निश्चित रूप से शैलजा खुद उनको साथ में लेकर ज्वाइन करवाती। अब तो रिपोर्ट इसका क्रेडिट वो लेती। अपनी रिपोर्ट बता दीजिए। एनएसयूआई से शुरू से जुड़ा रहा है, हो गया, अशोक तंवर का हो गया, हरियाणा का चुनाव बता दीजिए। इस समय नहीं, इसका महत्व इसलिए है कि एक मैसेज देने के लिए कि दलित हमसे रूठा नहीं है। हाँ, जो एक मैसेज देने के लिए कि देखो दलित तो जो है बीच में से छोड़ के, ये 3-4 दिन पहले ही बात फाइनल हो गई थी, लेकिन उसको जरा राहुल गांधी के सामने स्पष्ट कर। हालांकि ये जब गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, एक कार्यक्रम में लिट्टी चोखा में हमारे साथी थे ये, और उसमें बताया था यार राहुल गांधी किसी को, बोल ही रहा हूं, राहुल गांधी किसी को महत्व नहीं देता है, पूछता नहीं है। और उस समय एक बीजेपी के लोग से बात कर रहे थे कि कैसे आगे काम किया जाए, जरा सुझाव दो, क्या किया जाए। बहुत निराश से थे कि हरियाणा में हमको बना दिया, लेकिन जो कुछ है अभी भी हुड्डा ही है, हम लोगों का कुछ चलता नहीं है। तो उसमें से ये गए थे। लेकिन इस समय कांग्रेस ने यही किया है कि दलितों के बीच एक मैसेज देने के लिए, और शैलजा को, हालांकि ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल मालूम नहीं था, वो अचानक आ गया है, वो उस तरह से शायद नहीं हो, क्योंकि वो शैलजा को एक, आप दलित नाराज हैं कांग्रेस से या नहीं है? देखिए, ये जो DS4 का जो सिचुएशन, DSC का जो सिचुएशन है, जो लगभग 11.5-12% है, वो है आपको वर्गीकरण वाला, क्लासिफिकेशन वाला। उसको लगता है कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमको उधर जाना चाहिए। कांग्रेस कितने पे है, बीजेपी कितने पे अभी की? नहीं, देखिए, सीट का आकलन थोड़ा ये इस समय किसी करना जरा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को आप 1 से 3 में वही हमको जरा कहीं आप डिस्क्लेमर के साथ कर दीजिए, लेकिन बताइए तो। लेकिन इस समय का सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पहले लग रही थी कि बिल्कुल साफ हो गई है, कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कम से कम, जो मेरा अपना मानना है कि 70-75% सीटों में डायरेक्ट फाइट में है। अच्छा, ये सिचुएशन है कि डायरेक्ट फाइट बाकी में 25 कांग्रेस ले जा रही है। नहीं, 25 पर जो 5-6 पर तो INLD नंबर 1 पर जा रही है इस समय का जो सिचुएशन है, क्योंकि JJP की वो हैसियत नहीं बनी है। 50-50 का मामला है या 60-40 का? नहीं, उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। आप बताएंगे, आप बताएंगे। नहीं, मैं तो अब भी समझता हूँ कि कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में सरकार बना रही है, और 2024 का नतीजे से पहले 2019 का जो स्टेज 2 की जो रिपोर्ट थी ना भारतीय जनता पार्टी की, उसको ध्यान रखिए। स्टेज 2 से स्टेज 4 आती है, स्टेज 1 पे नहीं आते आप, यदि इलाज आपने ठीक से नहीं किया हो तो। और इलाज बीजेपी ने नहीं किया। अच्छा। स्टेज 2 पर आने के बाद स्टेज 2 पर रिपोर्ट आ गई थी, सरकार नहीं बच रही बीजेपी की मोटे तौर पे, मेरे हिसाब से। सर इतना ही मत बताएं, होता ना है। नहीं, देखिए, इतना ही है, अगर सरकार आसानी से कांग्रेस की बन रही होती तो तंवर जिन्होंने राहुल गांधी पर बहुत टिप्पणी की थी और वो बाहर निकल कर गए थे, उनको इस तरह से लेकर नहीं आना पड़ता। कांग्रेस मुसीबत में है, कांग्रेस भयानक मुसीबत पर है। हुड्डा के आसपास के लोगों से बात कीजिए, पिछले 3-4 दिनों में भूपेंद्र हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हो गया, जबकि अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से, और उसमें बड़ी भूमिका शैलजा की रही। दलित मतदाता बड़ा वर्ग कांग्रेस से छिटक रहा है, जो 24 के चुनाव में साथ आ गया। आप कहने के लिए तैयार हैं बीजेपी की सरकार बनेगी? सरकार बने या ना बने, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता फिर से सबसे बड़ी पार्टी की ओर बढ़े। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? बड़ी पार्टी। देखिए, ये तो यही बात सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। देखिए, इस समय इलेक्शन ही 2 पार्टी इलेक्शन है, मतलब 2। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो फिर तो सरकार भी बनाई रहेगी।
टू पार्टी इलेक्शन है, इसका मतलब आप बीजेपी की टू सरकार पार्टी बनी। इलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन 90 की 20 विधानसभा पर तो में है। टू पार्टी 20 इलेक्शन पर में फाइट। कैसे बदलता है, वो छत्तीसगढ़ का उदाहरण बड़ा है। नहीं, मैं आपने जो बात की थी मैंने पकड़ ली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, मुझे लगता है उस तरफ बढ़ चलिए। मेजोरिटी नहीं मिले तो सबसे बड़ी पार्टी। मेजोरिटी मिले न मिले, पिछली बार की तरह 35 से 40 के आसपास वो आज खड़ी। देखिए बीजेपी अभी का पवार साहब का दो झटका आज रिकवर और कर पाई कल है, नहीं कर है। पाई है। अगर जो उसके पक्ष में लोगों का झुकाव आया है, अगर कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा साध लिया तो बीजेपी सरकार बना सकती है। उसकी आज अब कार्यकर्ता नहीं सर, अब तो बूथ ना की बात होगी। वही कर रहे हैं, पिछले- बूथ तक ले जाए। देखिए दलितों का एक वर्ग मैंने कहा दूसरे में बंट रहा है ना, उसी दूसरे वाले वर्ग की जाति से आती सबसे है बड़ी संज्ञा। पार्टी बन पाएगी। और सुनिए अति पिछड़ों को 6 लाख से 8,000 जो किया गया है वहां, सुनिए 6 लाख से 8,000 जो किया है, 8 लाख वो जो किया है क्रीमी लेयर का, उसका भी प्रभाव पड़ा है। सर बता, अब सर बोलिए, चुनाव अब कॉल करना है, इलेक्शन क्या हो रहा है इलेक्शन में? ये देखिए मुझे लगता एकदम है हल्दी अशोक- गर्दी हमारे यहाँ कहता है या बुलवाते हैं। कबड्डी में हम लोग पकड़ते थे, हल्दी गर्दी बोलो तो छोड़ेंगे। देखिए मुझे लगता एनालिसिस है बहुत हो गया ना सर, अब तो नतीजा बताइए। एनालिसिस क्या है? मुझे लग रहा है कि देखो तंवर साहब ने जमीनी हकीकत पहचान ली होगी। उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए 48 घंटे पहले उन्होंने पाला बदल लिया। उनको लग रहा होगा सरकार बनने जा रही है, तो यहाँ कुछ मिल अशोक जाएगा। तंवर का ये हो जाना सकता मतलब है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। समीर जी की पे एक लाइन, हाँ। बड़ी बढ़िया उन्होंने पहचान की थी। आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा में जमानत जब्त हो गई, जिसके वो प्रदेश तृणमूल अध्यक्ष कांग्रेस। थे। एक मिनट, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में गए, तृणमूल कांग्रेस का क्या हाल हुआ, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी का भी लोकसभा चुनाव में हाल क्या हुआ, शैलजा के सामने वो बुरी तरह से हार गए। तो तंवर का कहीं जाना क्या होता है ये आप समझिए। 8 तारीख से पहले आज हमारे पैनल की रिपोर्ट, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं नई मेजोरिटी बीजेपी को मिली तो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। समीर जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अवधेश जी कुछ खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है। समीर जी, विजय जी ने कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्लियर? बस अब ये ठीक है, अब इसको लोग 8 तारीख को देख सर ने इसको ऐसे किया। मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि चलिए, अच्छा बहुत ठीक बड़ा है। बदलाव अरे है। आपको बड़ी मजेदार खबर व्यूअर्स देने वाला हूं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कुछ गजबी आंधी चल रही है। आंधी किसकी चल रही है? योगी आदित्यनाथ की। कहां चल रही है? वहां की सरकार में, मंत्रियों के बीच में। अभी पीछे अभी बात आपने देखा ना, विक्रमादित्य जो थे उन्होंने एक बयान दिया कि योगी जी के यहाँ, योगी सरकार ने भी एक फैसला किया है कि खाने पीने की और दुकानों के बाहर जो लगाते हैं स्टॉल, उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने भी ये लागू कर दिया है। उन्होंने रेफरेंस योगी जी की सरकार का दे दिया था, तो दिल्ली बुला लिए गए। यहाँ आके कहा गया कि योगी जी का नाम आपको नहीं लेना है। अब एक दूसरे मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के, इनका नाम है रोहित ठाकुर। इन्होंने कहा यूपी सबसे बड़ा देश है, प्रदेश है देश का, और वहाँ पर बहुत शिक्षा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और वहाँ जो अच्छे काम हुए हैं उनसे हमको सीखने की जरूरत है, हम अपने यहाँ लागू करेंगे। सुनते हैं, खुद ही कह रहे हैं। आज हमने अपने विभाग की संबंधित बैठक रखी है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए, और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। और इससे संबंधित आज हमने बैठक रखी है, जिसमें इसके अलावा जो गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और इस कार्यक्रम के बाद हम वहीं जाएंगे और मैं इसके बारे में अलग से आपको सारी जानकारी दूंगा। अच्छा, ये योगी जी से जाकर के मिले वहाँ के हिमाचल के शिक्षा मंत्री। खबर मैं आपको दे रहा था तो यहाँ विजय जी बोले तो अच्छी बात है, अच्छी तो बात है कि किसी के अच्छे से सीख रहे हैं। लेकिन भाई योगी जी की तारीफ करना बैन है कांग्रेस में। अब वो भी ठीक है, लेकिन अच्छी बात यदि कोई सरकार कर रही है और उनके मंत्री को लग रहा है तो इसको स्वीकार करने में क्या है, उससे हिमाचल ही तो बेहतर होगा और कांग्रेस का पॉइंट भी बढ़ेगा कांग्रेस की सरकार का। अब कहाँ का पता मुझे जहाँ इनको बताना है जाके। तो दोनों ठीक है, ये वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो उसमें यदि योगी अरे सर, सरकार कांग्रेस यही नहीं बचा पाई कि योगी ठीक है, हम कह रहे हैं कि विक्रमादित्य की डांट लगा दी गई दिल्ली बुला करके। बुलाकर अब इनको क्या होगा, इनके साथ क्या होगा? रोहित तो योगी जी से मिले हैं। मेरा केवल इतना सा बात कहना था कि योगी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है और उनका मंत्री मान रहा है और कुछ अच्छा काम हिमाचल में भी होता है तो इसमें क्या बुराई है, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी उनका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा ये तो वो खुद जानेंगे, क्या होगा वही तो जानना है। लेकिन सर इसमें बुराई वाला मसला ही नहीं है। भाई विक्रमादित्य सिंह की डांट क्यों पड़ी? इसलिए थोड़ी ना पड़ी कि नेम प्लेट लगाने को कह दी, डांट इसलिए पड़ी कि तुमने योगी जी के नाम क्यों ले लिया। हाँ, अब रोहित ठाकुर भी वही काम कर रहे हैं, तो ये तो सर यही बात तो कहना है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि कोई अच्छी चीज हुई है उसको लेना है, इसमें क्या अच्छी चीज तो हुई ही है, हाँ। लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना है। कांग्रेस कैसे स्वीकार कर लेगी कि योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? दोनों अलग अलग। इनसे कहेगी तुमको शिक्षा का मॉडल समझने के लिए यूपी मिला था,
किसी और राज्य में जाके सीख देखिए, लेते। ये इसका एक सीरियस गंभीर निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व भले ऊपर से दबाव में कुछ भी कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे योगी सरकार हो, मोदी सरकार है, उसका समर्थन है। और जो खुल करके धीरे धीरे बाहर निकला है, पहले भी निकला था लेकिन बीच में दबाव के कारण वो चीजें हो गई थी। थोड़ा ज्यादा है, कांग्रेसी लोग समर्थन करेंगे अंदर से। देखिए, ऐसा है कि जब केरल के, वो तो कम्युनिस्टों ने हिमाचल में केरल के एक मंत्री ने बयान दे दिया कि नरेंद्र मोदी का 6 विधायकों ने समर्थन दे दिया था ना, तो बेचारे राज्यसभा जाते रह गए। हाँ, हिमाचल वाले। अभिषेक मनु सिंह राज्यसभा के चुनाव में दे दिया था समर्थन। ये तो चलता रहता है ना। अभी तो बीजेपी के लीडर कांग्रेस में गए, कल कांग्रेस को बीजेपी को सवाल सर एक लाइन का ये, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मंत्रियों को बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों पसंद आ रही है? अच्छा काम कर रही है कि हिमाचल प्रदेश का वातावरण, उनको ऐसा लग रहा है कि जनता के अंदर जो है ये भाव आया होगा, कार्यकर्ताओं ने कहा होगा कि जरा देखिए हमारे यहाँ एक गड़बड़ी है, जरा वहां का भी समझिए। और वो बताया होगा, हिमाचल के लोग अच्छे लोग हैं, उनको समझ में आया कि भैया है तो बोलो। अब इस समय कांग्रेस क्या करती है ये अलग मायने है, लेकिन एक वातावरण ऐसा होना चाहिए देश में कि किसी भी राज्य में कोई अच्छा काम इनकी डांट लगेगी तो लग सकती है। इस समय कांग्रेस का जो लास्ट बात वातावरण, तो अवधेश जी के साथ खत्म करना चाहिए, हरियाणा के रिजल्ट पर तो कम से कम आप चाह रहे हैं कुछ बोले? फाइनल बताइए सर। हार नहीं, मेरा फाइनल एक कहना है, दिशा मिलेगी ना। नहीं, मेरा फाइनल उसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर धीरे धीरे ये समझ बनी है कि लोकसभा चुनाव में गलती हुई है, लड़ना है तो पार्टी के अंदर हम लड़ेंगे, लेकिन दूसरे सत्ता में ना आ जाए, ये बचाना है। ये भाव वहां देखा गया है। दूसरा, दलितों में, पिछड़ों में बदलाव आया है। जाट वर्सेस नन जाट की स्थिति वहां बनी है। योगी आदित्यनाथ के जाने से नीचे रिजल्ट के मुद्दे हैं वो सब सामने आए हैं, और ये सारे कारक चुनाव पर निर्धारित करते हैं। ऑपरेटिव पार्टी हम जो आएंगे, ऑपरेटिव पार्टी का अंत में जो होता है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, अब कहना कठिन है। पहले तो हम लोग कह रहे थे बन जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, बन सकती है, बन सकती है। बस इतना ही जानना था आपसे। LHS is equal to RHS hence proved। ऑपरेटिव पार्टी उसका जो अब जरा राजस्थान समझिए भी हो साहब। देखिए, हरियाणा की बात हो गई, हमने हिमाचल की बात कर ली, अब राजस्थान में इस वक्त क्या हो रहा है? चीफ मिनिस्टर के साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मॉडल वहां लागू है जैसे कि मध्य प्रदेश में लागू है। लेकिन यहाँ दो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनमें से एक बार बार चर्चा में आ रहे हैं। इनका नाम है प्रेमचंद बैरवा जी। ये भी दलित लीडर है ना। हाँ, तो अब ये जो है, इनका पहले चर्चा हुई थी, एक खबर आई थी कि इनका बेटा गाड़ी चला रहा है और पुलिस एस्कॉर्ट उसको मिला हुआ है। तो उस वक्त बड़ी नाराजगी हुई थी लोगों में, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, लेकिन एस्कॉर्ट तो इन्होंने दिया होगा ना, पुलिस वाले अपने आप थोड़ी चले गए होंगे उसके बाद। अब खबर ये आ रही है भजनलाल शर्मा जी को दिल्ली तलब कर लिया गया, जो चीफ मिनिस्टर है। अब वहां चर्चाएं बड़ी चल रही हैं, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है राज्य की सरकार के अंदर। किरोड़ी लाल मीणा बहुत सीनियर लीडर है वहां बीजेपी के, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन वो अपनी सरकार को, किरोड़ी लाल जी पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। कैबिनेट जा नहीं रहे सर, बैठक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, इस्तीफा दे चुके हैं, 6 महीने से दे रखा है, मंत्री बने हुए हैं, और वो अपनी सरकार को कह रहे हैं कि भाई तुम ये पेपर लीक के मामले पर आए थे, अब तुम इस पर काम नहीं कर रहे हो, कार्रवाई नहीं कर रहे हो। वो नाराज हैं अपनी सरकार से। अब इनको तलब क्यों किया गया दिल्ली? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा दो चीजों से नाराज है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो अशोक गहलोत के समय जो अधिकारी को जो भ्रष्टाचार कहते थे, जिन्होंने अशोक गहलोत के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है, वो सारे अधिकारी बीजेपी की सरकार में भी सारी बड़ी क्रीम पोस्ट के ऊपर बैठे हुए। उनका कहना है कि उन सब अधिकारियों को लूप लाइन में डालो और अच्छे ईमानदार अधिकारी को लेकर आओ। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के समय जो भ्रष्ट थे वो भारतीय जनता पार्टी के समय भी भ्रष्ट रहे। किरोड़ी लाल मीणा लगातार जो स्कैम हुआ था, जो वहां पर जो पेपर लीक हुआ था, उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी कर किरोड़ी लाल मीणा नहीं दी थी। और किरोड़ी लाल मीणा हमेशा जमीनी स्तर के नेता रहे, वो जमीन पर जनता से जुड़े रहते, जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता के साथ चलने वाले नेता रहे। ठीक है, वह बार बार वही मुद्दा उठा रहे हैं। और बेसिकली किरोड़ी लाल मीणा की समस्या ये कि उन्हें लग रहा था कि इतने सीनियर लीडर है, तो यहाँ तो कम से कम भजनलाल जी से किन किन मुद्दों पर सफाई चाहती है बीजेपी? देखिए, भजनलाल जी के तो कई मुद्दे हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री का जो मुद्दा है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही होगी। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अभी एक बड़े लेवल पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ट्रांसफर हुए, सीनियर IAS IPS ट्रांसफर किए गए, उसके लेकर कई नाराजगी है।
कई विधायकों को इस बात की, मंत्री को इस बात की नाराजगी है कि ब्यूरोक्रेट्स उनका फोन नहीं उठाते, विभाग के सचिव वो अपने मन की करते, कोई इनको सुन नहीं रहा है। तो उसको लेकर भजनलाल से कहा, लेकिन भजनलाल उस बात को सुन नहीं रहे। तो विधायकों की, मंत्रियों की अपनी अलग शिकायतें, संगठन की अपनी अलग शिकायतें। का क्या मामला है? और डिप्टी सीएम को लेकर कुछ शिकायतें चल रही कि कुछ उनको लेकर तरह तरह की खबरें चल रही है। अब इस बात की तथ्यता की जांच करने के लिए बुलाया गया है कि क्या है पूरा मामला को लेकर। उनका व्यवहार भी जिस तरीके से रहा है अपने क्षेत्र के अंदर, बैरवा का भी बेटे का मामला नहीं, उनके भाई की भी बहुत शिकायतें आ रही है कि उनके भाई अपने भाई की जो उप मुख्यमंत्री उनकी गाड़ी लेकर जाते हैं, जमीनों के कई मामले उनके भाई के खिलाफ आ रहे हैं कि जमीनों का बड़ा काम कर रहे हैं दबाव के आधार पर। तो ये सब शिकायतें वहां गई है। मुझे लग रहा है इनकी कुर्सी खतरे में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है उप मुख्यमंत्री बैरवा लगभग जाना तय हो गया है उनका। अच्छा, तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी राजस्थान में। ठीक, उसमें आरएएस के जो कुछ और मामला आए थे करप्शन के, कि आरएएस में जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसको लेकर भी बड़ा मामला रहा। और किरोड़ी लाल जी हमेशा जमीनी लड़ाई लड़ते रहे और वो आदतन बागी भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं। मतलब लेकिन भजनलाल जी का हाउस ऑर्डर में नहीं है अभी। भजनलाल जी का हाउस ऑर्डर में है नहीं। वैसे तो पार्टी को समझना चाहिए कि भजनलाल जी का हाउस ही नहीं है बीजेपी राजस्थान में। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतने था, बड़ी खबरों पर बात हो गई। समीर जी, अवधेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप देख रहे थे कहानी कुर्सी की। कल फिर लौटेंगे हम 1 बजे आपके प्रोग्राम को लेकर के।